देखो इस डायग्राम में तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा मायोफिब्रिल क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ लिया है। यहां तक ये बात भी समझ गए हैं। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। हिस्टोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या? हिस्टोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एंड ऑफ विच प्रोटीन? रेगुलेटरी प्रोटीन। किसकी? कॉन्ट्रैक्टाइल और रेगुलेटरी प्रोटीन की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एंड और रेगुलेटरी प्रोटीन किसकी? तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्टाइल एंड और रेगुलेटरी प्रोटीन में के हिस्टोलॉजी में तो सबसे पहले म्यूस। देखो हम लोगों ने क्या देखा था? क्या होगा? ये है थिक मायोफिलम। कौन सा फिलामेंट? थिक मायोफिलम। ये कौन सा फिलामेंट है? थिक मायोफिलम। ये थिक मायोफिलम और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे है तो ये है सार्को, ये क्या है? और ये है ये कौन सा लाइन है? एम। और ये कौन सा है? जेड। ये कौन सा लाइन है? जेड। कौन सा लाइन है? जेड। और ये क्या चीज है? थिन मायोफिलम। तो ये कौन सा है? थिक मायोफिलम। ये है एम। एम, ठीक है। तो देखो इस ये थिक मायोफिलम किस चीज से बना है? हम लोग देखेंगे कि ये किस चीज का कौन सा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन से? तो मियोसिन कॉम्प्लेक्स। पहली बात इसे मियोसिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको ऐसे निकला हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे निकले हुए स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे निकले हुए स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे निकले हुए स्ट्रक्चर दिखेंगे। इन निकले हुए स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कौन सा? इनको हम कहते हैं, बोलो, क्रॉस। अब तो ये क्या चीज है एक्चुअली, प्लीज आप लोग इसको बना ले तो बेहतर रहेगा। और अगर गौर से देखोगे तो ये थिन मायोफिलामेंट जो है ना, ये थिन मायोफिलामेंट, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये थिन मायोफिलामेंट, ये है थिन मायोफिलामेंट्स। ये कौन सा फिलामेंट है? थिन मायोफिलामेंट्स। ये थिन मायोफिलामेंट्स में क्या है? तो इसमें ऐसे in mono in mono in mono। देखो अब इसमें ये अंदर में क्या था वो भी बताएं, ऐसा लगता है। तो पहले सबसे पहले
हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, थिक मायोफिलामेंट्स का। तो इसको बनाना मुश्किल होता है, चलिए नेक्स्ट पेज को उसी को बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप थिक, चलो कोशिश करते हैं इसमें, अगर आप थिक मायोफिलामेंट को देखोगे ना, तो थिक मायोफिलामेंट एक्चुअल में ऐसे ऐसे बहुत सारे, ये क्या चीज है, इंडिविजुअल। अगर इसमें से एक इंडिविजुअल और उसके बाद अगर और पोर्शन ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे भी कुछ कुछ दिखेगा। व्हाट इज दिस, आपको ये है, इनमें से हम एक को निकालें, सिर्फ एक को, जैसे कि इसको हम निकालें, सपोज मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसको मैं निकाल, ठीक है, इसको निकाल, इसको, ठीक है, इसको, इसको निकाल, इसको निकाल, ये तो ये बाहर निकाला, देखते ऐसे बहुत सारे, इनमें से सिर्फ मैं एक को निकाला, बहुत समझने वाला टॉपिक है ये निकाल, और इसको हम कहते हैं मियोसिन कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं, मियोसिन। और एक थिक मायोफिलामेंट मेरे पास न्यूमरस मियोसिन कॉम्प्लेक्स। तो पहले आप इसको बना लो और उसका लिखना, मियोसिन कॉम्प्लेक्स, और लिखेंगे वन थिक मायोफिलामेंट मेड बाय, वन थिक मायोफिलामेंट मेड बाय, one thick myofilament made by numerous myosin complex protein. Numerous myosin, one thick myofilament made by numerous myosin complex protein. ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, समझ रहे बात को, उनमें से यहां से लेके यहां तक के रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेल। यहां से यहां तक क्या कहते हैं, इसको यहां से यहां तक कहते हैं शॉर्ट आर्म, और इसको कहते हैं हेड, क्या कहते हैं, सुनो, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, शॉर्ट आर्म, और ये क्या कहलाता है, हेड। शॉर्ट आर्म प्लस हेड को हम क्या कहते हैं, कर्व्स। ये कुछ आता है नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो शॉर्ट आर्म प्लस हेड कंबाइनिंग होना है, तो लिख लो यहीं पे डायग्राम में, शॉर्ट आर्म प्लस हेड कंबाइनिंग होना है व्हाट,
क्या कहलाता है? क्रॉस। कौन सा आर्म? क्रॉस। शॉर्ट आर्म प्लस हेड कंबाइनिंग नोन एज व्हिच आर्म? क्रॉस। शॉर्ट आर्म प्लस हेड कंबाइनिंग नोन एज व्हिच आर्म? क्रॉस। कौन कौन सा आर्म कहलाता है? शॉर्ट आर्म प्लस हेड कंबाइनिंग नोन एज क्रॉस। इस शॉर्ट आर्म प्लस हेड कंबाइनिंग क्या कहते हैं? अब इसमें ये जो दो ग्रीन ग्रीन है वो क्या कहलाता है अभी बताता हूं। तो वन थिक मायोफ्िलामेंट मेड अप बाय न्यूमरस म्योसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन लिखेंगे। each myosin complex protein है बहुत अच्छे से लिखना। 2 heavy chain 4 light chain। और ये चैन क्या है? बेसिकली पॉलीपेप्टाइड। इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, इसका मोलिकुलर वेट कम। अब कौन लाइट चेन है कौन हेवी चेन है बताता हूं। तो देखो इस डायग्राम में ये जो है ये कहलाता है लाइट चेन। ये क्या कहलाता है? लाइट चेन। ये क्या कहलाता है? लाइट चेन। और ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा एक क्या कहलाता है? हेवी चेन। ये पूरा क्या कहलाता है? हेवी चेन। ये पूरा पिंक कलर वाला पूरा क्या कहलाएगा? हेवी चेन। पिंक कलर वाला पूरा क्या कहलाएगा? और पिंक कलर के शॉर्ट आर्म पे 2 लाइट चेन अटैच रहता है। तो टोटल कितना लाइट चेन हो गया? 2 + 2। और कितना हेवी चेन हो गया? 2। नहीं हो गया? एक वाला ये और दूसरा ये। नहीं हो गया? अरे भाई एक ये और एक ये, 2 हेवी चेन और 2 और 2 4 लाइट चेन। तो हम कहें वन थिक मायोफ्िलामेंट मेड बाय numerous myosin complex protein. Each myosin protein have 2 heavy myromyosin, 2 heavy chain and 4 light chain. इस heavy chain को हम लोग कहते हैं heavy myromyosin। क्या कहते हैं? heavy myromyosin। और इसको HMM लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HM। और इसको लिखते हैं लाइट म्यूरोमियोसिन LMM। लाइट म्यूरोमियोसिन LMM लाइट म्यूरोमियोसिन। क्या कहते हैं? हेवी म्यूरोमियोसिन लाइट म्यूरोमियोसिन। तो एक को कहते हैं हेवी म्यूरोमियोसिन, दूसरे को कहते हैं लाइट LMM। याद रखना। तो आपसे कहा जाए हेवी क्यों और लाइट क्यों, तो वजह मॉलिक्यूलर वेट। लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत छोटा सा होता है और वो हेवी होता है इसलिए। अब आपसे कहा जाए कि हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन के कितने पार्ट हैं, तो हेड, शॉर्ट आर्म, टेल। शॉर्ट आर्म प्लस हेड कंबाइनिंग नोन एज क्रॉस। यहां तक कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखा? देखो बहुत समझने वाला टॉपिक है इसमें, बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है। एक थिक मायोफिलामेंट के अंदर बहुत सारे सैकड़ों मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और हर एक मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन किसका बना हुआ है? तो 2 हेवी चेन का और 4 लाइट चेन। 2 हेवी चेन का और 4 लाइट चेन का। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। उसके बाद अगर कहा जाए दोनों हेवी चेन जो है एक दूसरे पे क्या है? हेलिकली अरेंज्ड है, जस्ट लाइक डीएनए हेलिकली अरेंज्ड है। ये भी कभी कभी आ जाता है कि दोनों हेवी चेन एक दूसरे पे क्या है? हेलिकली अरेंज्ड है। तो लिख लो हेवी चेन, हेवी म्यूरोमियोसिन, 2 हेवी म्यूरोमियोसिन हेलिकली अरेंज्ड। हेलिकली। अब देखो एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो उसमें क्या दिखाता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक मिनट सुन लो। एनसीईआरटी के बुक में ये एक ही तरफ दोनों हेड को दिखा दिया है, एक तरफ जगह को बचाने के लिए। एक उधर रहता है, 2 साइड में रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये एक ही तरफ दिखा दिया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक इधर आता है, एक दूसरे साइड में रहता है। ये हेलिकली अरेंज है, देख रहे हो? ये क्या है? हेलिकली अरेंज है। अब इसमें लाइट म्यूरोमियोसिन दिखाया नहीं है, लेकिन थ्योरी में लिखा होगा। और लाइट म्यूरोमियोसिन कहां पर रहता है? शॉर्ट आर्म पे रहता है अटैच। समझ के बात को ना? तो एनसीईआरटी के बुक में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो यू मस्ट से कि इट इज ओनली हेवी चेन डायग्राम। यहाँ पे 2 लाइट चेन रहेंगे अटैच। कहां पे? यहाँ पे 2 लाइट चेन रहेंगे, यहाँ पे भी
2 लाइट चेन रहेंगे, यहाँ पे भी 2 लाइट चेन रहेंगे, यहाँ पे भी 2 लाइट चेन, यहाँ पे भी 2 लाइट चेन, यहाँ पे भी 2 लाइट चेन। किसी को कोई दिक्कत बोलिए, एनीवन एनी प्रॉब्लम? यहाँ भी 2 लाइट चेन और यहाँ भी 2 लाइट चेन, यहाँ भी 2 लाइट चेन, यहाँ भी 2 लाइट चेन, कोई दिक्कत? और 4 लाइट चेन हो गए, 4 LNM और 2 HMM, मीरो मियोसिन। अब क्यों कहते हैं मीरो मियोसिन, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी में बहुत कुछ है, अभी कहानी में बहुत कुछ है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये सब बात आपके बुक में है, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई सी बात नहीं है जो नहीं है, तो यहाँ तक लेके जा, ये लेके जा। अब देखो मैं एक बार फिर से बनाऊंगा किसको, हेवी मीरो मियोसिन को। देखो ये क्या हो गया, देखो उसके बाद दूसरा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इट विल फील गुड। एक लाइट चेन, दूसरा लाइट चेन, एक लाइट चेन, दूसरा लाइट चेन। उसके बाद देखो सुनो, इसको हम क्या कहते हैं, हेड, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस, शॉर्ट आर्म, क्या कहते हैं, शॉर्ट आर्म, और यहां से यहां तक क्या कहलाता है, टेल। कोई दिक्कत? टेल। अब देखो इन दोनों को कंबाइनिंग हम क्या कहते हैं, बोलो भाई, क्रॉस। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसके हेड पे देखोगे, किसके, इसके हेड पे देखोगे, तो यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ पे सर्टेन थिंग रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहता है क्या, बोलो, एक स्पेशल स्ट्रक्चर। इस एरिया को, कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है, इस एरिया को, जो कि ये वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं क्या, कौन वन, एक्टिन बाइंडिंग साइट। कौन सा साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब क्यों कहते हैं वो आगे समझ में है। इस एरिया को क्या कहते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट। उसके बाद देखो यहां पे, इसमें इस एरिया में बहुत कहानी में ट्विस्ट है, ATPase ऑब्लिक ADPase बाइंडिंग साइट। इसको भाई आपके एनसीईआरटी में खाली ATPase लिखा है, मैंने लिखा है, और दोनों है बुक में, थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो दोनों है, ATPase ऑब्लिक ATPase नहीं, ATP ऑब्लिक ADP, ATP ऑब्लिक ADP प्लस PI स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंडिंग साइट। तो यहां पे क्या बाइंड करता है, ATP ऑब्लिक ADP, और इसी के बगल में एक रहता है स्ट्रक्चर, ये वाला जो है ना, ये इट हैव ATPase एक्टिविटी, दिस एरिया है, सुनो ध्यान से अभी मैं समझाऊंगा, ATPase एक्टिविटी। बहुत अजीब सा लग रहा होगा, क्या क्या है, बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अजीब सा अभी सब समझ में आ जाएगा। वहां पे भी सेम होगा। देखो ये वाला क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। उसके बाद यहाँ पे क्या बंधा रहेगा, ATP या ADP, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों में से। अब देखो मेरे पास 2 चीज है खाने को, कितना चीज है खाने को, 2 चीज, एक ज्यादा पसंद है, एक कम पसंद है। तो दोनों सामने में रखा हुआ है, तो मैं किसको खाऊंगा, ज्यादा पसंद वाला, कम पसंद। अगर ज्यादा पसंद वाला नहीं है तो किसको खाऊंगा, कम पसंद। वैसे ही इस एरिया को पे प्रीफरेंस किसके बाइंडिंग की मिलती है, ATP। और अगर ATP नहीं है तो किससे बचेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। मेरी बात समझ रहे हो, दोनों से एक साथ नहीं बचेगा। जब ATP से बढ़ेगा तो उससे नहीं बढ़ेगा, जब इससे बढ़ेगा तो, लेकिन अगर दोनों अवेलेबल है तो ये किससे बढ़ेगा, ATP से। तो दिस साइट हैव अ मोर अट्रैक्शन फॉर ATP और ADP। दूसरा यहां पे ATPase एक्टिविटी है, और ये ATPase एक्टिविटी रिक्वायर्ड सर्टेन थिंग्स। ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये कौन सा एंजाइम है, तो ये
को एंजाइम है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम याद है, ऐसा एंजाइम दैट रिक्वायर समथिंग, दैट रिक्वायर समथिंग। तो ये एरिया के पास एटीपीएज एक्टिविटी है, लेकिन ऐसे नहीं, इसके एक्टिवेशन के लिए, सुनो मेरी बात को, एटीपीएज के एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? तो एटीपीएज के एक्टिवेशन के लिए चाहिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर ये इसको मिलेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम तब ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एटीपीएज एक्टिविटी है, लेकिन ये कब काम करेगा? when it will take, it have a calcium and magnesium ion। तो आपसे पूछा था कि एटीपीएज एंजाइम के लिए को फैक्टर क्या है? तो कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम है। तो रिक्वायर लिखेंगे, रिक्वायर कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम है। व्हाट रिक्वायर? कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम। यहां तक कोई दिक्कत? तो देखो भाई, आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि हमारे पास क्या है, तो ये है, व्हाट इज दिस? तो ये पूरा क्या चीज है? ये पूरा क्या चीज है? ये पूरा है कौन सा कॉम्प्लेक्स? मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इस मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में ये क्या चीज है? तेल। ये क्या चीज है? शॉर्ट आर्म। ये क्या है? हेड। शॉर्ट हेड, शॉर्ट आर्म और तेल। इन तीनों में हेड के पास ऊपर क्या है? एडीपी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। उसके बाद शॉर्ट आर्म है, उसके बाद तेल है। देखो, तो हेड, शॉर्ट आर्म और तेल। तो हेड में ऊपर में क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, शॉर्ट आर्म, तेल। हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, इसमें एटीपीएज एक्टिविटी है, लेकिन एटीपीएज एक्टिविटी बेकार है जब तक कि उसको क्या नहीं मिले? कैल्शियम और मैग्नीशियम। खाली कैल्शियम मिल जाएगा तो काम नहीं करेगा। दे आल्सो नीडेड मैग्नीशियम। खाली मैग्नीशियम मिल जाएगा तो काम नहीं करेगा। उसके अलावा इसके पास एक साइट है जिसमें एटीपी बनता है या एडीपी, लेकिन प्रेफरेंस वो किसके बनने को देता है? अगर एटीपी रहेगा तो क्या एडीपी से मरेगा? नहीं, कोई दिक्कत। तो दिस इज द, तो हमने कहा एक मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मेड बाय, एक थिक मायोफिलामेंट मेड बाय न्यूमरस मियोसिन कॉम्प्लेक्स। ईच मियोसिन कॉम्प्लेक्स मेड बाय 2 हेवी मियोसिन एंड 4 लाइट मियोसिन। हेवी मियोसिन के 3 पार्ट हैं, हेड, टेल, शॉर्ट आर्म, हेड। हेड में एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी एडीपी बाइंडिंग साइट एंड एटीपी एक्टिविटी। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, अब किसकी बात करते हैं? हिस्टोलॉजी ऑफ थिन मायोफिलामेंट। अभी हमने किसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी? थिक मायोफिलामेंट। किसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी? थिक मायोफिलामेंट की। अब किसकी पढ़ेंगे? थिन मायोफिलामेंट की। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ थिन मायोफिलामेंट। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। अभी एनसीईआरटी का बुक मत पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक में अजीब सा लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब हम लोग किसके, कौन से मायोफिलामेंट की स्टडी पढ़ने जाने हैं? तो थिन मायोफिलामेंट की। आइए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ थिन मायोफिलामेंट। हिस्टोलॉजी ऑफ थिन मायोफिलामेंट। आगे बढ़े, ये हो गया? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या चीज है? ये है थिन मायोफिलामेंट। ये क्या है? थिन मायोफिलामेंट। ये क्या चीज है? थिन मायोफिलामेंट। ये कौन सा चीज है? थिन मायोफिलामेंट। ये कौन सा चीज है? थिन मायोफिलामेंट। ये कौन सा है? थिन मायोफिलामेंट। अब थिन मायोफिलामेंट को जब देखेंगे तो ये है थिन मायोफिलामेंट। ये थिन मायोफिलामेंट, ये थिन मायोफिलामेंट है। ये कौन सा है? थिन मायोफिलामेंट। इस थिन मायोफिलामेंट को अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर मैग्नीफाई करके देखोगे तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये ऐसा नहीं दिखेगा, बल्कि ये दिखेगा ऐसा। अब तुम लोगों को ध्यान से देखना है। ये तो कुछ इसमें ऐसा होता है स्फीयर बनाने का। कहाँ से शेप को करते हैं? तो थोड़ा शेप 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 शेप। अच्छा, चलो आज कोशिश करते हैं कलाकारी करने की। ये तो कुछ जारी पड़ा स्फीयर बन रहा है। अब फिर दूसरा स्फीयर बनाना हो तो इसके बगल में, हाँ कहाँ का क्लोन कहाँ बन रहा है?
अच्छा गुड। तुम लोग तो यार, तो कोई बात नहीं। वाह, थोड़ा सा कलाकारी करते हैं यार, कभी कभी करना चाहिए। है रुक जा। हाँ। अच्छा, क्या बात है। हर बार करो करो। है इसकी तो। हाँ, हाँ, यार ये तो बहुत टाइम लगा देगा। यार इतना कलाकारी ना करना, हाथ से बनते हैं भैया, इतना नहीं करना। ये बहुत टाइम लगा देगा। इतना टाइम नहीं है बस। देखो, अपना हाथ जिंदाबाद, अपना कलाकारी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिल्म मायो फिल्म। देखो स्क्वायर छोटा हो रहा है तो इस पर टेंशन मत लेना कि क्यों हो गया है, ह्यूमन एरर है, ठीक है ना। तो इसमें लो, इसको कर देता हूँ। ऑनलाइन वाला से भी सब काम बहुत अच्छे से जानता है, कैसे डायग्राम बनाना है, क्या करना है, मुझे तो बनता ही नहीं वो सब। उसे देखने में बस अच्छा लगता है और क्या, ये फायदा होता है। और जो चीज़ अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मन करता है उसको ज़्यादा उस पर अटेंटिव होने का। देखो, ये एक जगह हो गया, ये जगह हो गया। देखो, इन दोनों को हम कहते हैं क्या, इसको और इसको, एफ एक्टिंग। क्या होता है बताओ, एफ एक्टिंग। अब इसके ऊपर एक पट्टी लगा लो। देखो, इसको हम कहते हैं
और स्प्रिंग को कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। और इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोमियोसिन। और इसके ऊपर क्या होता है? हम्म 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 नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? बोलो बोलिएगा। ये गोल गोल क्या है? ये क्या चीज है? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। क्या है? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। मैं एक राज की बात बताता हूं जो कि आपको किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ये नीट में आएगा भी नहीं, इसलिए किसी से शेयर मत कीजिएगा, रिकॉर्डिंग से भी इसको हटा देंगे। जितना ये गोल गोल होता है ना, उतना ही ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ये जितना ये गोल गोल है ना, इंडिविजुअल गोल गोल को क्या कहते हैं? जी एक्टिन। क्या कहते हैं? जी एक्टिन। ये जैसे कि ये हो गया एक जी एक्टिन, इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? जी एक्टिन। इस इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? जी एक्टिन। और जितना जी एक्टिन होता है ना, उतना ही नंबर होता है किसका? ट्रोपोनिन। तो भैया ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या हमने इसको मैग्नीफाई किया तो ये दिख रहा है। तो एक आपका थिन मायोफिलामेंट मेड बाय 2 एफ एक्टिन, 2 ट्रोपोमियोसिन एंड न्यूमरस ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। पहले तो ये लिखेंगे आप, फिर आगे बात करेंगे। क्या लिखेंगे? each thin myofilament consists of each thin myofilament consists of 2 tropomyosin, 2 F actin and numerous G actin, numerous troponin complex protein, numerous troponin complex protein. Each thin myofilament consists of 2 tropomyosin, 2 F actin and numerous troponin complex protein. कोई दिक्कत? न्यूमरस ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बहुत सारे ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से, बहुत सारे ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से। each thin myofilament consists of 2 tropomyosin, 2 F actin and numerous troponin complex proteins, बहुत सारे ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से। सुनो, इतना लिखो। उसके बाद लिखना each F actin, each F actin made by numerous G actin। और ये सब आपके बुक में है, न्यूमरस जी एक्टिन। और ये नहीं है, और ये पूछा भी नहीं जाएगा, जितना जी एक्टिन होता है उतना ही ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है। अब एक अगर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स ये बन गया, बन गया नहीं, देखो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करो, सुनो, इसको ऐसे समझो। आप रखो बॉल, टेनिस बॉल, कैसे? ऐसे 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 हेलिकली अरेंज टेनिस बॉल। एक लाल कलर का घर में बना सकते हो, एक ब्लू कलर का, और हेलिक्स में एक दूसरे के ऊपर, जैसे डीएनए में होता है ना, सिंपली डीएनए जैसा होता है स्ट्रक्चर, बिल्कुल जैसे डीएनए में होता है ना, 2 स्ट्रैंड, ऐसे एक स्ट्रैंड है डीएनए में, एक स्ट्रैंड है और डीएनए में दूसरा स्ट्रैंड है। यही पता नहीं एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है ना, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो वैसे ही इस लाइन पे बॉल रखते जाओ, इस पे व्हाइट बॉल रखते जाओ, इस पे ब्लू बॉल रखते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 2, इधर देखो 2 एफ एक्टिन,
एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन का फुल फॉर्म क्या था? फिलामेंटस एक्टिन, जो कि किससे बना है? गोल गोल प्रोटीन से। उसको क्या कहते हैं? जी एक्टिन। जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन। किससे बना है? जी एक्टिन। जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखो, प्लीज लिसन, अगर मान लो हम इस डायग्राम में इस एरिया को मैग्नीफाई करते हैं, किस एरिया को? इस एरिया को मैग्नीफाई करते हैं। किस एरिया को? इस एरिया को मैग्नीफाई दिस एरिया। मैग्नीफाई दिस एरिया, इस एरिया को मैग्नीफाई करते हैं। कौन से एरिया को? इस एरिया को हम मैग्नीफाई करते हैं तो क्या हो? इस एरिया को अगर हम मैग्नीफाई करते हैं तो क्या हो? सुनो, ये इसको मैग्नीफाई करते हैं, ये क्या चीज है बोलो? जी एक्टिन। इस जी एक्टिन के ऊपर यहां पे क्या है? ये क्या निकल के आ रहा है? ट्रोपोनाइस। आपको ये डायग्राम बनाना है, श्योर जरूर बनाना है। और यहां पे अगर गौर से देखोगे तो यहां पे आपको कुछ कुछ होता है, नहीं बहुत कुछ होता है दिखेगा, इस डिप्रेशन दिखेगा ऐसे। जिस जी एक्टिन में, हर एक जी एक्टिन में ऐसे डिप्रेशन दिखेगा। और इस डिप्रेशन को हम कहते हैं क्या कहते हैं? मियोसिन बाइंडिंग साइट। इसको क्या कहते हैं? मियोसिन बाइंडिंग साइट। अब ये मियोसिन बाइंडिंग साइट पार्शियली किससे क्लोज है? ट्रोपोमियोसिन से। ट्रोपोमियोसिन से। अब इस पे एक और प्रोटीन रहता है, ये ऐसे अटैच। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी। इस पे एक और प्रोटीन अटैच रहता है, इसका नाम है ट्रोपोनिन टी। ये ट्रोपोनिन के 3 पार्ट हैं। देखो, ट्रोपोनिन के कितने पार्ट हैं? 3। एक को कहते हैं ट्रोपोनिन टी, दूसरे को कहते हैं ट्रोपोनिन आई, तीसरे को कहते हैं ट्रोपोनिन सी। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको एकदम याद रखना। तो ट्रोपोनिन टी का मतलब ट्रोपोनिन का वो पार्ट जो ट्रोपोमियोसिन से अटैच है, इसीलिए नाम है ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन का वो पार्ट जो किससे अटैच है? ट्रोपोमियोसिन। अब इसी ट्रोपोनिन से एक स्ट्रक्चर निकलता है, ये। और इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रोपोनिन आई। क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन आई। क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन आई। क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन आई। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन सी। एकदम याद रखना। अब सुनो, यहां पे जितना भी गोल गोल प्रोटीन है सब क्या है? जी एक्टिन। सब में क्या है? मियोसिन बाइंडिंग साइट। और वो मियोसिन बाइंडिंग साइट कि कौन कौन 2 चीज ने कवर कर रखा है? पार्शियली कवर्ड बाय ट्रोपोमियोसिन, पार्शियली कवर्ड बाय ट्रोपोनिन के एक यूनिट से। तो 2 चीजें है ना, तब इसमें कोई चीज फंस सकता है? नहीं भाई, ये है और इधर से बन रहा है, इधर से बन रहा है, कोई दिक्कत? तो इस मियोसिन बाइंडिंग साइट को कौन रेगुलेट कर रहा है? इस पे बनने से कौन रेगुलेट कर रहा है इसको? ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोमियोसिन। इसीलिए ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन, या सिंपली ट्रोपोनिन को और ट्रोपोमियोसिन को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन आता है? क्योंकि ये रेगुलेट करता है किसको? बाइंडिंग को। अब देखो, इससे पहले वाला डायग्राम देखो, यहां पे ये कौन सा साइट है? एक्टिन बाइंडिंग साइट को इसमें बंधने से कौन रोकता है? ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन।
इसीलिए हम कहते हैं किसको, ट्रोपोमियोसिन और ट्रोपोनिन को रेगुलेटरी प्रोटीन। और एक्चुअल में पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रैक्शन में कौन करता है, तो ये एक्चुअल में पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रैक्शन में कौन करता है, तो ये। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, बोलो, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल। कौन सा प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो आपसे कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो यू मस्ट से मियोसिन प्लस एफ एक्टिन, मियोसिन प्लस एफ। और रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से, तो ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन। याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से हैं, तो मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और दूसरा कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में दूसरा कौन सा, बोलो, ट्रोपोमियोसिन। ट्रोपोमियोसिन कौन सा है, ट्रोपोमियोसिन। और ट्रोपोमियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और सॉरी, अरे यार एफ एक्टिन ना, कौन सा एक्टिन, एफ एक्टिन। और देखो रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सा है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन है, बोल बताओ कौन से, ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन। सिंपली ट्रोपोनिन आई सी नहीं, सिंपली ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन। क्यों, और भी रीजन है, एंड ट्रोपोनिन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, अब आ जाओ, इसको तो मैं आगे बढ़ा ही देता हूं। अब बताओ, ये हमारे पास एक थिक मायोफिलामेंट, और इस थिक मायोफिलामेंट में से ये क्या निकला है, क्रॉस आर्म। ये इसका हेड और ये इसका शॉर्ट आर्म। कोई दिक्कत। अब यहां पे है, सुन लो, क्या, जेड लाइन, और यहां पे क्या है, थिन मायोफिलामेंट। अब इस थिन मायोफिलामेंट में जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को क्या कहेंगे, जी एक्टिन। अब ये बंद किससे, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोमियोसिन से। बंद किससे, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोमियोसिन से बंद है कि नहीं, ये वाला। यहां पे ये कौन सा साइट है भाई, मियोसिन बाइंडिंग साइट या एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ध्यान से, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी चीज है। ये कौन सा साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ये कौन सा साइट है, यहां पे बनाते हैं, रुको एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और कलाकारी करता हूं। ये कौन सा साइट है भाई, मियोसिन बाइंडिंग साइट। ये कौन सा साइट है, मियोसिन बाइंडिंग साइट। ये कौन सा साइट है, मियोसिन बाइंडिंग साइट। ये कौन सा साइट है भाई, मियोसिन बाइंडिंग साइट। और ये कौन सा है, बोलो भाई, ये कौन सा, बोलो। इसमें ये इफेक्टिवनेस हो, बताओ। एक्टिन बाइंडिंग साइट। लेकिन दोनों एक दूसरे से बन नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि बीच में किसकी दीवार है, बोलो, बीच में किसकी दीवार है, तो बीच में दीवार है, बोलिए, बीच में दीवार किसकी है, बोलो। मैं दो बना दे रहा हूं ऐसे। ये दोनों किसकी दीवार है, ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन आई, या सिंपली ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमियोसिन, यही ना है। तो अगर बाई चांस हम उसको दोनों को हटा दें, तो ये दोनों एक दूसरे से बच सकता है कि नहीं। लेकिन बढ़ने के लिए भाई, एक दूसरे में चिपकने के लिए, ये वहां से वहां, देखो ये इतना दूर है। अब ये क्या होगा ना, ये कॉइल्ड है, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा, इट नीड एनर्जी।
तभी तो बढ़ेगा ना। इसको हटाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? कोई कहीं पे कोई चीज पड़ा है, ये यहाँ पे पड़ा है, तो इसको हटाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर इसको इसमें बांधने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपने आप तो नहीं बढ़ेगा, अपने आप बच जाए, नहीं बढ़ेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब कभी हमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है ना, तो हमें सबसे पहले इसको हटाना होता है, उस पर इन दोनों को बढ़वाना होता है। अब बढ़वाने के बाद क्या करते हैं, सुन लो, अभी पूरा बात नहीं समझ में आएगा, इसको फिर इधर घुमाना होता है। एंड इट ऑल नीड एनर्जी। बिना एनर्जी का कोई काम हो सकता है? डज एनी वर्क पॉसिबल विदाउट एनर्जी? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स का बेसिक रूल है, ये कोई भी काम बिना एनर्जी के नहीं हो सकता है। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है ना? तो बिना एनर्जी के कैसे होगा? कोई भी वर्क बिना एनर्जी के हो सकता है? नहीं हो सकता। अब सुन, तो इससे पहले कि कोई और बात करें, आप लोग देख लो आपके एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है इससे रिलेटेड। और एक लैंग्वेज यहाँ पे बहुत खतरनाक है, उस चीज को आप लोग एकदम ध्यान से ये रखिएगा। 99% मैं बता रहा हूँ, टीचर भी इस बात को गलत पढ़ाते हैं जो अभी इसमें बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए दिमाग में अगर कहीं यूट्यूब पे देखे होंगे तो उस गलती को निकाल लेंगे, ठीक है ना? टीचर भी 99, इनफैक्ट जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, शुरू के 3 साल मैं भी गलत पढ़ाया था भाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने भी 3 साल तक गलत ही पढ़ाया था। जो सच बात है, 3 साल या 4 साल तक मैंने खुद गलत पढ़ाया था इस चीज को। वो अलग बात है कि उस गलत से ही काम चल गया बच्चों का, लेकिन मैंने खुद 4 साल तक गलत पढ़ाया था। देखो, each thin filament made up of 2 F filament actin helically onto each other, कोई दिक्कत? Each F actin is polymer of monomeric G actin. 2 filament another protein troponin also run close to the F actin throughout its length. A complex protein troponin is distributed at the regular interval on the tropomyosin. यहाँ तक कोई दिक्कत? In the resting stage, a subunit of troponin masks the active binding site of myosin on the actin filament. कोई दिक्कत? खाली देखो, इसमें खाली लिखा है, सुनो प्लीज लिसन, यहाँ पे लिखा है कि इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, खाली ट्रोपोनिन का सब यूनिट नहीं, इवन सम पोर्शन ऑफ ट्रोपोमियोसिन आल्सो। भाई देखो इस डायग्राम को देखो, खाली ट्रोपो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन थोड़े, बल्कि ट्रोपोमियोसिन दोनों बाइंड करता है। हमारे बुक में सिर्फ क्या लिखा है? ट्रोपोनिन। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि वो नहीं करता, वो भी करता है, वो भी करता है। यहां तक कोई दिक्कत? Each myosin filament is a polymerized protein. Many monomeric protein called myosin complex protein या मीरोमियोसिन। म्योसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है? अदर नेम ऑफ, लिख लो, अदर नेम ऑफ myosin complex protein is मीरोमियोसिन। मीरोमियोसिन constitute one thick filament. Each myromyosin has 2 important parts, a globular head with a short arm and tail. देखो सुनो ध्यान से, each myromyosin has 2 important parts. यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहीं मैं भी गलत पढ़ाया करता था, टीचर भी यहीं गलत पढ़ाते हैं। Each myromyosin has 2 important parts, globular head with short arm and tail. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? The former being called the heavy myromyosin, the latter called light myromyosin. अब बच्चे तेल को light myromyosin समझते हैं। इसको पढ़ो, ऐसा लगेगा कि तेल इज द लाइट myromyosin। आप पढ़ो इसको, फिर समझ में आएगा क्या कर रहा है। ये एक मीरोमियोसिन, सुन लो, ये एक मीरोमियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ये क्या है? तेल। ये क्या है? शॉर्ट आर्म। ये क्या है? हेड। क्या कर रहा है? Each myromyosin has 2 important। पहले इसको एक लाइन समझो, 2 important पार्ट, और ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल, ये एक हो गया। और दूसरा हो गया द एंड द लेटर लाइन। उसको बीच वाले को मत पढ़ो, बीच वाले को मत पढ़ो, पहले ये पढ़ो। Each myromyosin has 2 important parts, a globular head with short arm and tail। अब फिर पढ़ो and the later light myromyosin। फॉर्मर का डिस्क्रिप्शन देखो क्या कर रहा है। एक मीरोमियोसिन में, ये एक मीरोमियोसिन है, मतलब ये एक मीरोमियोसिन है, इसमें टेल है, शॉर्ट आर्म है, हेड है। टेल है, शॉर्ट आर्म है, हेड है। टेल है, शॉर्ट आर्म है, हेड है। कोई दिक्कत? टेल, शॉर्ट आर्म, हेड, टेल, शॉर्ट आर्म, हेड। अब टेल, शॉर्ट आर्म, हेड, ये एक मीरोमियोसिन हो गया। उसके बाद इसी के साथ अटैच है
दो लाइट मिरोमियोसिन, इसके साथ भी और इसके साथ। तो यहां क्या कर रहा है, ईच मिरोमियोसिन है टू इंपॉर्टेंट पार्ट, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हेवी मिरोमियोसिन। कौन सा फॉर्मर, जिसमें होता है ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल, और जिसके बारे में डिस्कशन नहीं है वो कौन सा है, लाइट मिरोमियोसिन। अब बच्चे क्या करते हैं, हमने भी क्या गलती पढ़ाते थे, जो हम भी पढ़ाते थे और मैक्सिमम टीचर आज भी आप यूट्यूब पे देखो तो यही पढ़ाता है, इसको करेगा कि ये हेड हो गया, ये हेवी मिरोमियोसिन हो गया, और इसको करेगा लाइट मिरोमियोसिन। नहीं, आप मेडिकल कॉलेज के किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, यहां पे ये नहीं लिखा है कितना हेवी मिरोमियोसिन कितना लेंगे, एक मिरोमियोसिन के अंदर 2 हेवी मिरोमियोसिन एंड 4 लाइट, ये बात इसमें नहीं लिखा। सिंपली लिख दिया कि एचएमएम और एलएमएम से बनता है, लेकिन कितना एचएमएम, 2 एचएमएम, एक 1 मिरोमियोसिन मेड बाय 2 एचएमएम एंड 4 एलएमएम। तो ये समझ में आया। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, टीचर भी गलती करते हैं, मैं खुद किया हूं, मैं खुद दूसरा भाई बोलूं। ईच मिरोमियोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मर इज नोन एज हेवी मिरोमियोसिन, लेटर इज नोन एज लाइट। हाउ मेनी लाइट मिरोमियोसिन, 4, और कितना हेवी मिरोमियोसिन, 2। हेवी मिरोमियोसिन के क्या पार्ट है, हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल। हेड एंड शॉर्ट आर्म को कंबाइनली क्या कहते हैं, क्रॉस। कोई दिक्कत, देखो आगे फिर लिखता है द एचएमएम कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। आगे देखो, आगे पढ़ो, उस बात को क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। द एचएमएम कंपोनेंट कौन सा, हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रिक्वायर्ड एन एंगल फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म पॉलीमराइज्ड मिरोमियोसिन फिलामेंट नोन एज क्रॉस। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, ये बात समझ में आएगी नहीं भाई। क्या कर रहा है, ये आपका थिक मायोफिलामेंट है, ये कौन सा है, ये थिक मायोफिलामेंट है, यहां से लेके यहां तक, इसमें बहुत सारे हैं। अब इसमें ये क्या है, टेल है, और शॉर्ट आर्म, सॉरी यहां तक लगा, समझ में। तो ये क्या है, टेल है, और ये क्या है, शॉर्ट आर्म है। ये कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो, यही तो बात लिख रहा है कि द एचएमएम, देखो द एचएमएम component that is the head and short arm project outward at regular distance and angle from each other to form polymerized filament and is known as which are cross arm। कौन सा आर्म कहलाता है, ये क्रॉस आर्म। कौन सा आर्म कहलाता है, क्रॉस आर्म। तो इसको कौन सा आर्म कहेंगे, इस पूरे को क्रॉस आर्म। और ये अंदर में क्या है, टेल, तो प्रोजेक्टेड क्या है, क्रॉस आर्म। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, हाँ जी बोलो, दिक्कत, हाँ बोलो क्या दिक्कत, प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर इंटरवल डिस्टेंस। बेटा इसी, ये बताओ, मैं कहूं बरीरा है, नहीं सुन, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया बिल्कुल। बरीरा है फॉलोइंग कंपोनेंट, और कौन से, हैंड, फीट, हेड। अब कह रहे हैं बरीरा हेड कंपोनेंट एंड हैंड कंपोनेंट, नॉट फीट कंपोनेंट। head component, Barira head component and feet component projected out towards the sky, projected towards the sky। बस इतना लिख रहे हैं, इसके बारे में नहीं लिख रहे हैं। बरीरा कौन सा कंपोनेंट, हैंड कंपोनेंट एंड हेड कंपोनेंट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द स्काई। टेल अंदर नीचे, उसका नहीं लिख रहा है। नहीं, कंपोनेंट्स का मतलब सारे कंपोनेंट का बात नहीं लिख रहा है, कौन से कंपोनेंट जो बाहर निकले हुए हैं उसकी बात कर रहा है। समझ में आया बात। The HMM component that is the head and short projected outward at regular distance। outward regular distance का मतलब क्या हुआ, ये देख रहे हो रेगुलर डिस्टेंस में, और अंदर में क्या घुसा हुआ है, टेल। तो ये पूरा किससे बना है, टेल 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 टेल, और बाहर में क्या निकला है, क्रॉस। समझ गया, बताया कि नहीं है, बोलो कंफ्यूजन वाला है, इट व्हाट कंफ्यूजिंग, समझ में आया कि नहीं है। तो इसमें पूरा अंदर में क्या है, टेल टेल टेल, और बाहर में क्या निकला है, बोलो क्रॉस आर्म। ये सब क्या है, क्रॉस आर्म। ये सब क्या है, क्रॉस आर्म। ये सब क्या है, क्रॉस आर्म। इस बात को समझना है, इस बात को बहुत समझ के रखना होगा। कोई दिक्कत बोलो, इसमें से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ, at regular component and angle from the surface and known as the globular head is an active ATPase enzyme and binding site for ATP and active site for lactin। ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें आप लोग एनसीईआरटी की बुक में ऐसे लगा के लिख लेना LMM, ताकि आप लोग को कभी नोट नहीं पढ़ोगे तब भी याद रहेगा। कितना LMM,
4, और ये दोनों क्या है, HN, और कितना, तो ये लिख लेना। आपसे पूछना है कि एक मीरोमियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मेड बाय 2 HMM एंड 4 LN, 1 मीरोमियोसिन मेड बाय, ये एकदम मैं लिख रहा हूं, 1 मीरोमियोसिन मेड बाय 1 मीरो, ये एक बार फिर से लिख लो, मियोसिन ऑब्लिक 1 मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मेड बाय, नमाज का टाइम हो रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मेड बाय 2 HMM and 4 LMM, 2 HMM and 4 LMM। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब आप लोग नमाज पढ़ के आओ, मैं भी आता हूँ, फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत इसमें यहाँ पे आती है जो हमने बहुत अच्छे से आपको कोशिश किया समझाने की, पता नहीं अब मैं अच्छे से समझा पाया हूँ कि नहीं, ये तो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ कि देखो आपको ये समझना है कि मीरोमियोसिन के 2 पार्ट हैं, एक हेवी पार्ट और दूसरा लाइट पार्ट, और हेवी पार्ट के 3 रीजन है, हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल, हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल। कोई दिक्कत? इस बात में अक्सर क्या होता है, मैं खुद यही पढ़ाता था पहले, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, क्या पढ़ाता था कि ये हो गया हेवी मीरोमियोसिन और फॉर्मर इट इज लेटर नोन एज लाइट। मैंने 3 साल लगातार पढ़ाया इस बात को, LM इसको, और इसको पढ़ा दिया हेवी। फिर मैं एक बार मेडिकल की बुक खोला 3 साल के बाद, यार लोकोमोशन मूवमेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ा, तब मुझे ध्यान आया यार मैं क्या, मैंने अपने सर पकड़ लिया, कर कहीं बांध लिया, बाई चांस अगर ये आ गया होता तो बच्चा सब तो कहते बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना, और मुझे गाली पड़ती है अलग से। और मैं बता रहा हूँ, आप देखो यूट्यूब में मैक्सिमम टीचर इसको गलती पढ़ाता है, ये भी मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम टीचर इसको गलत पढ़ाता है, 2 HMM 2 LMM पढ़ा देता है कई बार टीचर, ये भी गलत है, 4 LMM एंड 2 HMM, और ये किस बेसिस पे, मोलिकुलर वेट के बेसिस पे। कोई दिक्कत क्या? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, देखो इसको हम लोग एक थ्योरी से डिस्क्राइब करते हैं, और वो थ्योरी कहलाता है डिस्क्राइब बाय अ थ्योरी नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सा थ्योरी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले, गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले, गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले। किसने दिया था? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले। किसने दिया था भाई? हक्सले और हक्सले ने दिया था। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले। देखो इस थ्योरी में क्या होता है, सुनो, क्या हो गया, हाँ, ये थ्योरी कहता है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं, ये आपका क्या है, ठीक, मायो, और इससे ये क्या निकला है बोलो? क्रॉस आर्म। कौन सा आर्म? क्रॉस आर्म। क्रॉस, देख, और ठीक है, आपको मालूम है, और ये थिन मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट, थिन मायो। अब आपको सारी कहानी मालूम है, बीच में कौन सा लाइन?
ये कौन सा लाइन है, एम लाइन। और एम लाइन को स्ट्रेट लिखते हैं, जेड लाइन को जिग जैग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं जी, मालूम है ना, इलास्टिक है, ये क्या है, इलास्टिक है, इसलिए इसको हमेशा जिग जैग लिखना बेहतर है। क्या लिखना बेहतर है, जिग जैग। अब देख, ये यहां तक समझ में आ गई, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में क्या होगा, म्यूसिन बाइंडिंग साइट, इन सब में होगा ना म्यूसिन बाइंडिंग साइट, जी एक्टिन के इसमें भी होगा म्यूसिन बाइंडिंग साइट, इसमें भी होगा। लेकिन इस म्यूसिन बाइंडिंग साइट को कौन सा रेगुलेटरी प्रोटीन कवर कर रखा है, कौन सा रेगुलेटरी प्रोटीन, तो ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन आई। कोई दिक्कत, ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन आई। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोमियोसिन एंड ट्रोपोनिन आई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहता है कि किसी वजह से ये हट गया, मोटा मोटी पहले समझो, ये हमने इसका अनमास्क कर दिया, कौन सा, म्यूसिन बाइंडिंग साइट, और ये दोनों फिट गए, हो गया, एक दूसरे में फिट हो गया। उसके बाद इसका क्रॉस आर्म किधर घूमा, इधर की तरफ, किधर घूमा, इधर की तरफ, सब एक साथ, ये सब इधर की तरफ, ये सब इधर की तरफ। तो ये बताओ, ये ओवरऑल इधर खींचेगा तो ये सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, और अल्टीमेटली जब ये सेंटर में पहुंचेगा ना तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, थिक मायोफिलामेंट तो स्टैटिक है और थिन मायोफिलामेंट उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है कि नहीं, नहीं समझ में, ये ऐसे है और ये ऐसे, ये इसमें फंस गया और इसका ये ऐसे खींचा जा रहा है, तो स्लाइड कर रहा है कि नहीं, थिक मायोफिलामेंट के ऊपर कौन स्लाइड कर रहा है, थिन मायोफिलामेंट। ये सब में आके फिट हो गया, और फिट होने के बाद ये उधर की तरफ, तो कौन स्लाइड कर रहा है, थिन मायोफिलामेंट उधर की तरफ, थिन मायोफिलामेंट इधर की तरफ, थिन मायोफिलामेंट इधर की तरफ। तो इसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग। और स्लाइडिंग किसका हो रहा है, थिक के ऊपर थिक, थिक तो अपना स्टैटिक है, थिक तो अपना। अब उसका जब ये पूरी तरह से अंदर चला जाएगा ना तो क्या होगा, ये लाइट, जो लाइट बैंड है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जो लाइट बैंड है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जो लेस लाइट, लेस डार्क बैंड है वो भी खत्म हो जाएगा। इससे पूरा अंधेरे का राज हो जाएगा। किसका राज हो जाएगा, अंधेरे का राज नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। यहाँ तक बात समझ में। अब देखो, अभी बहुत सारी बातें हैं इसमें। आप एनसीईआरटी के बुक को, ये क्या हो गया, देखो एक डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये एनसीईआरटी के डायग्राम को देखो, ये एक मसल सेल है, उसके अंदर ये अल्टरनेट बैंड्स है। ये बताओ, आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बोलूंगा, इस पे नहीं, सही लिखने में बहुत दिक्कत होती है जी। देखो ये बताओ, आप लोग मुझे बताना, ये डार्क बैंड होगा, ये लाइट बैंड, और लेस डार्क या मोर डार्क, मोर, मोरे मोर डार्क, मोरे मोर, क्यों, मोर डार्क। जहां पे थिन और थिक दोनों ओवरलैप कर रहा है वो क्या होगा, ज्यादा डार्क, ज्यादा डार्क। ये क्या होगा, ज्यादा। और ये क्या होगा, लेस डार्क। ये क्या होगा, लेस डार्क, ये लेस डार्क। कोई दिक्कत। और ये लाइट जोन है। अब देखो ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है, ध्यान से देखना, हर लाइट, ये रिलैक्स है, ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है। यहां पे लिखना चाहिए था क्या, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। आप चाहो तो अपने बुक में कर सकते हो ये कारोबार, और इसको लिखो कंप्लीट या मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट या, कई बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन।
मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन। कंप्लीट या मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो यहां पे देखो, तो यहां पे क्या है, ये ज्यादा डार्क है। अब बताओ ज्यादा डार्क का एरिया बढ़ गया कि कम हो गया? अंदर भी देख के बता देगा। ज्यादा डार्क का एरिया बढ़ गया कि कम हो गया? बोलो, अरे बढ़ गया कि कम हो गया? हाँ, और लाइट बैंड कम हो गया कि बढ़ गया? और जो कम डार्क है वो कम हो गया कि बढ़ गया? हाँ, अब बोल रहे मुंह से कम। तो आपसे पूछा जाता है कि पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड मसल में डार्क जोन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और लाइट बैंड बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और लेस डार्क जोन या एच जोन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बोलो, कम। अब देखो, अब ये कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड। अब कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड में देखो, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड, कहीं लाइट जोन है, कहीं लेस लाइट जोन है, कुछ नहीं, सब सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का राज। तो नो लाइट जोन, नो एच जोन, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड। ये क्वेश्चन कई बार इसी डायग्राम से आया होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार आया होगा। नीट, AIPMT, CPMT, AMU सब है कि पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड। यहां पे क्या हो रहा है, पूरी तरह से थिन जो है ना, थिक पे स्लाइड कर जा रहा है। तो सब जगह थिक ही थिक है, और कहीं पे बीच में भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पे खाली थिक हो, सब जगह थिन थिक मिल चुका है। तो सब जगह क्या हो जाएगा, कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस। अब यहाँ पे इसको हम एनोसोट्रोपिक बैंड कहना ठीक नहीं है, ये मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, नीट में नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसको हम सिर्फ डार्क बैंड कहेंगे। एनाइसो मतलब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो, ये एनाइसोट्रोपिक है, ये भी एनाइसोट्रोपिक है, लेकिन ये तो आइसोट्रोपिक ही है, लेकिन डार्क वाला आइसोट्रोपिक है, लाइट वाला नहीं है। आइसो का मतलब एक जैसा, एनाइसो का मतलब दो जैसा, एक से ज्यादा जैसा। तो ये इसको ए बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लेस डार्क और मोर डार्क, यहाँ पे शब्द मोर ही डार्क है। समझ में आ रहा है? तो आपसे क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत? तो पहले ये बात सब लिख लो, थ्योरेटिकली लिख भी लो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, एकदम रट लेना, एकदम टिक पे होना चाहिए, कंप्लीट या मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमल या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में क्या, देखो तो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, बोलो भाई, लेस एरिया फॉर एच जोन एंड आई बैंड। कोई दिक्कत? डार्क बैंड इंक्रीजेस, डार्क बैंड और ब्रैकेट में ना ए बैंड इंक्रीजेस, ए बैंड इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे लिखेंगे नो एरिया फॉर कौन सा, एच जोन एंड आई बैंड कंप्लीटली डिसअपियर। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली डिसअपियर। डार्क बैंड और ए बैंड ये डार्क बैंड इंक्रीजेस गलत ले दिया है, डार्क बैंड रिमेन सेम, उसमें एच जोन डिक्रीजेस, सॉरी फॉर दैट, ये गलत लिखा गया, डार्क बैंड रिमेन सेम, उसमें रिमेन सेम, वो तो सेम ही रहेगा, उसमें क्या होगा, एच जोन डिक्रीज हुआ, डार्क बैंड थोड़ा बदलता बड़ा, वो तो रिमेन सेम रहेगा, लेकिन उसमें एच जोन डिसअपीयर हो, तो डार्क बैंड रिमेन सेम, सॉरी फॉर दैट, मैंने बहुत ध्यान से बात करी थी, डार्क बैंड रिमेन सेम। ये समझने वाला पूरा टॉपिक है, इसमें कुछ भी रखने का है ही नहीं,
डार्क बैंड रिमेन सेम। हाँ, अब डार्क बैंड में एच जोन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसमें डार्क बैंड में एच जोन छोटा हो जाएगा, और जब रिलैक्स है तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स जो जब रिलैक्स रहेगा मसल सेल तो क्या होगा, एच जोन मैक्सिमल होगा, आई बैंड मैक्सिमल होगा, और डार्क बैंड जितना है वो तो रिमेन सेम रहेगा। डार्क बैंड नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द मसल, ओनली डार्क बैंड एच जोन साइज डिक्रीजेज एंड देन डिसअपीयर। तो लिखेंगे नोट करके अलग से, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन, क्या लिखेंगे बोलो, इन मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन क्या लिखेंगे बोलो, डार्क बैंड एंड कौन सा बैंड, डार्क बैंड अनचेंज इन लेंथ बट, अब अंग्रेजी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है लेकिन भावनाओं को सुनना, चेंज इन अपीयरेंस, क्यों अपीयरेंस में तो चेंज होगा ना, ए बैंड खत्म होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि ए बैंड पूरी तरह से आई बैंड हो जाएगा, पूरी तरह पूरा काला हो जाएगा, चितकबरा था काला हो जाएगा, चितकबरा था काला हो जाएगा। रिलैक्स एक्सरसाइज में क्या था, चितकबरा, पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड में क्या था, चितकबरा, और जब कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लैक। कोई दिक्कत, कंप्लीटली ब्लैक, कोई दिक्कत बोलिए, एनी प्रॉब्लम। चलिए ये बात भी, इन मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन डार्क बैंड अनचेंज इन लेंथ बट चेंज इन अपीयरेंस, चेंज इन अपीयरेंस, कोई दिक्कत। आपसे पूछा जाए मैक्सिमम लेंथ ऑफ एच जोन फाउंड इन रिलैक्स, लिखने की जरूरत है, याद रहेगा, याद रहेगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आई बैंड फाउंड इन रिलैक्स, याद रहना चाहिए, सब आता है, खूब आता है, ये सब खूब आता है, अगर चाहे तो हम कहिए तो हम लिख देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, बल्कि ये सीधे सीधे रहता हुआ होना चाहिए, आप अपने बुक में लिख लें, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एच जोन, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी में हर बात नहीं लिखा है, एच जोन एप्लीकेशन इन कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ मसल, completely relaxed state of muscle. Maximum length of I band. I band तो कौन सा, इन मैक्सिमम लेंथ ऑफ आई बैंड किसमें, तो इन बोलो completely relaxed, इन completely relaxed। इसको हल्के में मत लेना, कंफ्यूजन बहुत होता है, और वहां पे बैठ के बच्चा सोचना शुरू करता है और सोचते सोचते गलत कर लेते हैं। अभी तुम लोग लगता है, लेकिन वहां बच्चा क्या करता है, सोचना शुरू करता है, सोचते सोचते गलत कर बैठता है। तो ये चीज हल्के में इसको मत लेना, ध्यान से इसको पढ़ना। अब देख, अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कहानी शुरू करते हैं, किसकी, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। सुनो, तुम लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम सुना है, मसल इन प्लेट का नाम सुना है, क्या होता है मसल इन प्लेट एंड क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। चलो अब मैं बताता हूँ। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो उसकी स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे, और साथ साथ उसमें मैसेज जैसे आता है कैसे, उन सबको पढ़ेंगे, एक साथ कई सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके लिए पहले हम लोग को एक स्केलेटल मसल सेल को बनाना है, ये है एक स्केलेटल मसल सेल, ये क्या है, और थोड़ा सा बनाते हैं। स्केलेटल मसल सेल किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल या कैसा, ये है स्केलेटल मसल सेल। और यहां पे ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, तो ये है रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर।
ये है रिसेप्टर फॉर न्यूरो। चलिए अब देखो यहाँ पे ये क्या चीज है, ये है एक्सन टर्मिनल, एक्सन टर्मिनल और साइनेप्टिक नर्व, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसी में होता है माइटो, आपको याद होगा, याद है कि भूल गए, इसी में माइटो, और इसमें होता है यहाँ पे चैनल, कौन सा, कैल्शियम आयन चैनल, कैल्शियम चैनल। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन चैनल, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, समझ में आ जाए, कैल्शियम आयन चैनल, ठीक है ना, कैल्शियम आयन सबको बेसिकली दे दीजिए, ठीक है, कैल्शियम आयन चैनल, कौन सा चैनल, कैल्शियम आयन चैनल, प्लीज लिसन केयरफुली। और इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे होता है, एक पेज दोगे मुझे, एक पेज दे दो, हाँ दे दो उसके पास, एक पेज दे दो बस। देखो बेटा, ये मान लो ये आपका है एक स्केलेटल मसल सेल, किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है ना, ये किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का, ये किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप। यार एक बिस्किट मेरे लिए भी लादना और किन को भी दे देना, मुझे भी भूख लग रही है, पता नहीं क्यों, तुम लोग को देख के भूख लग रही, मेरे लिए नमकीन है, मैं मीठा बिस्किट नहीं खाऊंगा। देखो ये है स्केलेटल मसल सेल, ये क्या चीज है, स्केलेटल में। अब इस स्केलेटल मसल सेल पे रिसेप्टर से बहुत सारे, इनको ये चाहिए दो, हाँ नमकीन ले आना मेरे लिए, बिस्किट इनको ये दे दो, ये वाला बिस्किट इनको दे दो, ठीक है ना। इस पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, सुनो। अब प्लस सुनो, यहाँ पे डिप्रेशन होता है, सरफेस पे क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन पहले कई बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हूं, इसके सरफेस पे डिप्रेशन दिखाया जाता है, टी शेप का, सरफेस पे क्या दिखाया जाता है, जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे पेन देना, पेन है चलने वाला, इसके सरफेस पे टी शेप का, एक नहीं कई सारे डिप्रेशन, जैसे कि यहाँ पे एक डिप्रेशन देखा जाए टी शेप का, स्ट्रेस डिप्रेशन, ये स्ट्रेस डिप्रेशन है। अब ये एक नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन होंगे, ये सरफेस में मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, और इसके जस्ट यहाँ पे जब नीचे में अंदर में देखोगे ना, तो इसके एडजेसेंट क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नमकीन बिस्किट नहीं है क्या कोई, एक रहने दो, कोई भी एक रहने दो, डार्क पिक्चर, हाँ ठीक है ना। इसके सरफेस पे क्या होता है, डिप्रेशन होता है, और इसके जस्ट एडजेसेंट यहाँ पे इस साइड में अंदर से क्या रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कौन सा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, कौन सा रेटिकुलम, यस। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रिसेप्टर, सब ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर है, इसे अटैच भी हैं अलग अलग, कोई दिक्कत। इस टी शेप डिप्रेशन को क्या कहते हैं, ओवर द स्केलेटल मसल सेल देयर इज अ न्यूमरस टी शेप डिप्रेशन, एंड दीस डिप्रेशंस आर नोन एज टी ट्यूबुल्स, नाम सुना है, ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, लिखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे हम बना देते हैं, ये है टी ट्यूबुल्स, ऐसे डिप्रेशन है, इसको कहते हैं टी ट्यूबुल्स ओवर द सरफेस ऑफ सेल, ओवर द सरफेस ऑफ सेल, कौन सा सेल मेम्ब्रेन, ट्यूबुल, तो ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स, कौन सा ट्यूबुल्स बेटा, ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स, कौन सा ट्यूबुल्स, ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स ओवर द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बहुत सा डिप्रेशन था, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स, कौन सा ट्यूबुल्स, ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ट्रांसवर्स ट्यूबुल्स।